नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के शहर महबूबनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज अपने भाषण के जरिए कांग्रेस और तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के खिलाफ हमला बोल सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग कमजोर शासन से थक चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रति भी उतने ही अविश्वासी हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रैली के अलावा मोदी 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का 3 अक्टूबर को निजामाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने और परियोजनाओं का शुभारंभ करने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि राज्य में नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के लिए ये दौरा काफी राजनीतिक महत्व रखता है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के चुनावों पर फोकस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह रहेंगे मौजूद। बड़ा अपडेट। 5 राज्यों के चुनावों पर फोकस करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। बड़ा अपडेट। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के चुनावों पर फोकस बीजेपी का रहेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर आज इस बैठक में मंथन हो सकता है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के चुनावों पर फोकस। बता दें कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने 5 राज्यों में, ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होना है इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के चुनावों पर फोकस इस बैठक में रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन इस बैठक में हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को इस अभियान की पूरी तैयारी करते हुए अभियान का आगाज कर लिया है। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हुए हैं और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने झाड़ू उठा लिया है। तस्वीरें देखिए, जहां केंद्रीय मंत्रियों ने भी झाड़ू लगाई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई अभियान यहां चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है। स्वच्छता अभियान में बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए सड़कों पर नजर आए। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई में पूरा देश जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए सड़कों पर नजर आए। तो स्वच्छता अभियान का आगाज आज से हो गया है। ऐसे में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई में पूरा देश जुटा हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की जा रही है। तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान में अमित शाह ने भी झाड़ू लगाई और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल थे, जिन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। तो तस्वीरें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए किस तरह से झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने हाथ में झाड़ू उठाई और स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। आज पूरा देश स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी दे रहा है। तस्वीरें, जहां सड़कों पर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री झाड़ू उठाकर निकल पड़े और साफ सफाई में अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है और इसमें पूरा देश जुटा हुआ है। साफ सफाई करने के लिए पूरा देश जुटा हुआ। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए नजर आए।
ये तस्वीरें जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी झाड़ू लगाते हुए नजर आए। कई केंद्रीय मंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथों में झाड़ू उठाई और स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। तो आज 1 तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई में पूरा देश जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए नजर आए, क्योंकि गांधी महात्मा का ये सपना था पूरे भारत को स्वच्छ करने का, और इसमें सभी की भागीदारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जहां केंद्रीय मंत्री भी झाड़ू उठाते हुए सड़कों पर सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार विकास करना चाहती है। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता अभियान में संत लोग शामिल हों। हम सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा कर सकते हैं। स्वच्छता हमारा पहला दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान में संत लोग भी शामिल हो सकते हैं। साथ साथ तो बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सड़कों पर झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आए। बड़ा अपडेट, जहां स्वच्छता अभियान में बड़े बड़े गृह मंत्री, पूरा देश हिस्सा ले रहा है। ऐसे में तस्वीर सामने आई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को विकास करना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा। साथ ही साथ कहा कि स्वच्छता अभियान में संत लोग शामिल हों, और उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा कर सकते हैं। तो आज पूरा देश अपनी भागीदारी दे रहा है स्वच्छता अभियान में। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सड़कों पर झाड़ू लेकर सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आए। तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इसमें सहयोग करें। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान में संत लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, शामिल हों, और हम सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर के नैमिषारण्य धाम विकास परिषद का गठन होने के बाद पहली बार आज धार्मिक नगरी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के चक्र तीर्थ नैमिषारण्य धाम में पूजा अर्चना भी की, और साथ ही तीर्थ के विकास कार्यों को लेकर भी सीएम योगी ने संतों से वार्ता की। बता दें कि सीएम के आगमन की तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए शनिवार देर रात तक जिला प्रशासन के साथ लखनऊ परिक्षेत्र और मंडल स्तरीय अधिकारी जुटे रहे। जिले की नगर पालिका, नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारी तीर्थ के सभी मार्गों, चक्र तीर्थ, ललिता देवी मंदिर, पंचप्रयाग तीर्थ, हेलीपैड स्थल और अन्य स्थानों पर साफ सफाई में जुटे रहे। बिजली विभाग के कर्मचारी जर्जर लाइनों को दुरुस्त करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तीर्थ के विकास को लेकर पहली बार धार्मिक नगरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य धाम में पूजा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। तीर्थ के विकास को लेकर सीएम योगी ने संतों से भी वार्ता की। पहली बार धार्मिक नगरी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में स्वच्छता के लिए श्रमदान, पीएम मोदी का मिशन स्वच्छ भारत का हुआ आगाज। स्वच्छता अभियान में लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल, डीएम सूर्यपाल मौजूद। 1090 चौराहों के पास बालू अड्डा में चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। तो आज जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी का मिशन स्वच्छ भारत का आगाज हो गया है। स्वच्छता अभियान में लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल, डीएम सूर्यपाल मौजूद हैं। 1090 चौराहे ऐसे हैं जहां पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट, जहां देश में स्वच्छता के लिए श्रमदान देते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता, संत सभी इसमें अपना श्रमदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन स्वच्छ भारत का आगाज हो चुका है। स्वच्छता अभियान में लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल, डीएम सूर्यपाल भी मौजूद रहे। यहाँ लखनऊ में 1 अक्टूबर 2023 को जैसा पूरे राष्ट्र में आज स्वच्छता ही सेवा थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लखनऊ में आज माननीय
प्रभारी मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और माननीय पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, माननीय महापौर जी यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ में एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर है जो कि स्वच्छता ही सेवा में अपनी प्रतिभागिता कर रहा है। आज इसका उद्देश्य लोगों को प्रेरणा देने का है कि हमें अपने घर की साफ सफाई, अपने आस पड़ोस की साफ सफाई और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई जब हम सुनिश्चित करेंगे, उसकी ओनरशिप लेंगे और इस भाव के साथ कि ये सेवा है, ये कोई काम नहीं है, ये सेवा है, अपनी सामाजिक सेवा है, इस थीम पर जब हम इस काम को करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्वच्छता में अचीव ना कर पाएं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पखवाड़ा चलाया है। मैं चाहती हूँ कि हमें पूरा साल 365 दिन स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। 1 घंटे या आधा घंटे हमको श्रमदान करना चाहिए। मैंने अभी बहुत सारे नाले 25-30 नाले पास किए हैं इस एरिया में नहीं, अब कहाँ किया है कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही जल भराव से मुक्ति मिलेगी लखनऊ को, बहुत जल्दी, ये मेरा वादा है आपसे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक टूरिस्ट बस गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे वाली जगह पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के लिए 8-8 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बस खाई में जा गिरी जिसमें कई लोग घायल हो गए। गहरी खाई में टूरिस्ट बस के गिरने से हाहाकार मच गया घटनास्थल पर, जिसमें 8 लोगों की मौत भी सामने आई है। इसे लेकर वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लोगों को मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। मृतकों के साथ साथ गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर की यह घटना है जहां हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि टूरिस्ट बस खाई में जा गिरी जिसके बाद 8 लोगों की मौत सामने आई है। साथ ही साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने की निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की है। साथ ही पत्रावली को सुनवाई के लिए MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने MP MLA के विशेष SGM अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में जानबूझकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया। निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवारवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए खारिज कर दिया गया था। निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और अब अगली सुनवाई 1 नवंबर को होनी है। तो वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। अखिलेश यादव सत्ताधारी पार्टी पर सोशल मीडिया के अलावा धरातल पर उतरकर भी हमला बोल रहे हैं। साथ ही जगह जगह जाकर पार्टी को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में आज अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर आ रहे हैं। सूचना के बाद नोएडा सपा इकाई की ओर से अखिलेश यादव के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नोएडा महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर करीब 2 बजे नोएडा पहुंचेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता DND पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद काफिलों के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव सेक्टर 73 में गांव सर्राफाबाद जाएंगे। यहां पर
हीरा दई और किशन सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसे लेकर मुलायम सिंह यादव के चहेते नेता सभी लोगों के घर जाएंगे। अखिलेश यादव नोएडा में मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी देंगे और उसके लिए अखिलेश यादव के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पूरी तैयारियां अखिलेश यादव के स्वागत के लिए कर ली गई हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। इसे लेकर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी देंगे, साथ ही साथ यहां लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। अखिलेश यादव आज नोएडा में मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हस्तिनापुर से कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी रही अर्चना गौतम को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को अर्चना और उनके पिता के विरुद्ध कई आरोप लगाते हुए एसएसपी मेरठ को कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में अर्चना और महिला कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद उनके निष्कासन का पत्र शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसके अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने अर्चना पर अनुशासनहीनता के कई गंभीर आरोप लेकर 31 मई को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें कि अर्चना गौतम पर कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अर्चना गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अर्चना गौतम का यह कहना है कि जब वो पार्टी पर महिला आरक्षण बिल को लेकर बधाई देने पहुंची थी अपने पिता के साथ, उनके साथ महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया। तो वहीं तमिलनाडु में नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलॉकिंग फार्मर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कावेरी जल मुद्दे पर त्रिची में रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। त्रिची के दृश्य में प्रदर्शनकारियों को कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने और किसानों को बचाने की मांग करते हुए नारे लगाते हुए दिखाया गया। एक प्रदर्शनकारी किसान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हम पिछले 54 दिनों से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें हमारी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं दिया। इससे पहले रविवार को त्रिची में किसानों के एक समूह ने कर्नाटक के साथ चल रहे विवाद को लेकर कावेरी नदी के पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया था। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले के पीराटांड इलाके में 2 छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से रस्सी और बांस की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम मधुबन पांडेहडीह पथ पर बेदी स्थित सीता नाला में 2 स्कूली छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गईं। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इसी बीच सीआरपीएफ पर्वतपुर कैंप को भी इसकी सूचना दी गई। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट पंकज कुमार और अन्य सीआरपीएफ जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी और बांस के सहारे लड़कियों को सुरक्षित बचाया गया। झारखंड के गिरिडीह की ये तस्वीरें जो पानी के तेज बहाव में 2 छात्राएं फंस गईं। कड़ी मशक्कत के बाद सीआरपीएफ के जवानों और वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने इकट्ठा होकर किसी तरह लड़कियों को पानी से बाहर निकाला। नदी की उफनती धारा के बीच ये छात्राएं फंसी हुई थी। झारखंड के गिरिडीह का ये पूरा मामला, जहां पानी के तेज बहाव में फंसी 2 छात्राओं को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग और सीआरपीएफ के जवानों ने पानी से बाहर निकाला। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा अपडेट, जहां 6 जवान थे हेलीकॉप्टर में सवार। बड़ा अपडेट, जहां भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
6 जवान इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो सेना के जवानों का यह हेलीकॉप्टर, जहां भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, इसमें 6 जवान सवार थे। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर में 6 जवान सवार थे और इसी के चलते तकनीकी खराबी आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराए गए। तो भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। इस हेलीकॉप्टर में 6 जवान सवार थे। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तड़के 3:01 पर असम के धुबरी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई और इसी के साथ साथ असम में गहराई धरती से 17 किलोमीटर नीचे थी। तस्वीरें असम की, जहां असम के धुबरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। तो असम में भूकंप के झटके, जहां भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। बता दें कि असम के धुबरी में ये झटके महसूस किए गए। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश के 2 मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस को सत्ता से भी दखल करने का दावा ठोक रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। तमाम पार्टियां जनता को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। आखिर कांग्रेस या बीजेपी किसको राजस्थान में जनता का समर्थन मिलेगा, इसको लेकर कई तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में चुनाव को लेकर सर्वे किया गया। इस सर्वे में कई अहम रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल पिछले काफी समय से दोनों पार्टियों में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर हाईकमान भी अब सक्रिय हो चुका है और बार बार प्रदेश के दौरे कर रहा है। राजस्थान के 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो कई विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने कांग्रेस और बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर धकेल दिया था। लेकिन अब हाल ही में एक सर्वे जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर में नजर आ रही हैं। इस सर्वे में साल 2018 के सर्वे से लेकर जुलाई माह और सितंबर महीने तक का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। सर्वे के अनुसार राजस्थान में अगर चुनाव कराए जाएं, तो बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य को 3 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इससे पहले साल 2018 में भी बीजेपी 73 सीटों पर थी और कांग्रेस 100 सीटों पर। इससे अब साफ नजर आ रहा है कि दोनों पार्टियों में लगभग बराबरी की टक्कर होगी। राजस्थान चुनाव को लेकर इस साल जुलाई में भी एक सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बीजेपी को 114 से 124 और कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती हुई बताई गई थी। लेकिन अब जो सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है और वो 71 से 81 सीटों की जगह 91 से 101 पर पहुंच गई है। वहीं बीजेपी पार्टी जुलाई सर्वे में 114 से 124 जीत रही थी, लेकिन अब 95 से 105 सीटों पर आ गई है।
खैर, जनता का रुख किस तरफ जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MB नेटवर्क। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।